नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो कोझीकोड में हवाई दुर्घटना में मारे गए मथुरा के पायलट अखिलेश शर्मा आज पंचतत्व में विलीन हो गए। मथुरा में उनका नम आंखों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके पहले उनके घर जब शव पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम छा गया। अखिलेश शर्मा की मां और पत्नी बेहोश हो गई। आपको बता दें कि अखिलेश की पत्नी इस समय गर्भवती हैं और डॉक्टर लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं। अखिलेश के परिजनों ने उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग की, साथ ही उनकी पत्नी को नौकरी देने की भी गुहार लगाई है। अखिलेश के अंतिम संस्कार के समय प्रशासन की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ। पत्नी को सर्विस ऑफिस में मिल जाए, बाको सहारे थे करते रही, बच्चा तो पल जाएगा। बाको राष्ट्र के हित में ही काम करो। वाने सर मिशन तो वंदे भारत सरकार वंदे मातरम के पहले फ्लैट लाए हो। वो इतना काम करो, बाकू कछु सोचेंगे ना सोचेंगे, पूछो इनते। पहले फ्लाइट को कोरोना की जो पहली फ्लाइट मोदी जी ने भेजी थी उसको यही लेके आया था। कोई पायलट नहीं गया, यही पायलट गया था उसे लेने के लिए। तो इसे शहीद का दर्जा तो मोदी जी को देना चाहिए। और उनके ऊर्जा मंत्री आज यहाँ मोक्षधाम तक भी नहीं आए। और कोझीकोड हादसे में न सिर्फ केरल बल्कि देश को हिलाकर रख दिया। शुक्रवार की शाम जब विमान यहां लैंड कर रहा था तो रनवे से फिसल गया और विमान 2 पार्ट में टूट गया। हादसे में दोनों पायलट के साथ साथ 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हुए। आज हम आपको फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। केरल के कोझीकोड में बड़ा विमान हादसा। लैंड करते करते रनवे पर फिसला विमान। छब्बीस फीट की ऊंचाई, 191 जिंदगियां और लैंड करते करते हो गया हादसा। कोझीकोड में हुई क्रैश लैंडिंग से मथुरा में भी मातम। मथुरा के जाबाज पायलट ने अपनी जान देकर बचाई बाकियों की जान। कोझीकोड विमान हादसे की इनसाइड स्टोरी। जब रनवे पर पानी भरा ही था तो फिर फ्लाइट को डायवर्ट क्यों नहीं किया गया? देश और दुनिया में कहां-कहां है टेबल टॉप रनवे? क्या होता है टेबल टॉप रनवे? विमानों को उतरने और उड़ान भरने के लिए टेबल टॉप सही है या फिर अभी सही होना बाकी है? कोझीकोड हादसे के बाद टेबल टॉप रनवे को लेकर क्या बदलेगी सरकार की नीति? दुनिया के बाकी देशों में इस तरह के रनवे पर कैसे होती है लैंडिंग? हिंदुस्तान में कब कब हुआ टेबल टॉप रनवे की वजह से हादसा? कोझीकोड के विमान हादसे ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की एयरपोर्ट अथॉरिटीज को आगाह किया है कि छोटे रनवे पर बड़े विमानों को उतारने की जो रणनीति है उस पर अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है। लैंडिंग के ठीक बाद और हादसे के तुरंत पहले पायलट्स ने क्या क्या स्टेप लिए? क्या समुद्री हवाओं ने बिगाड़ दिया था विमान का बैलेंस? कोझीकोड हादसा और गो अराउंड के बीच क्या है कनेक्शन? साल के सबसे बड़े एयर इंडिया विमान हादसे की पूरी कहानी बताएंगे। बस बने रहिए न्यूज 18 के साथ। तो कोझीकोड का हादसा मौसम की खराबी से हुआ या फिर टेबल टॉप रनवे इसकी वजह बनी, ये तो जांच के बाद मालूम चलेगा। लेकिन इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां जरूर छीन ली। फ्लाइट्स के पायलट अखिलेश मथुरा के रहने वाले थे, उनकी भी इस हादसे में मौत हो गई। फ्लाइट कैप्टन की भी इसमें मौत हो गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ तो कोझीकोड में बारिश हो रही थी। पायलट लैंड कराने की लगातार कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। इस हादसे को सीआईएसएफ के एक जवान ने अपने आंखों से देखा। कैसे हुआ ये हादसा? क्या इसे टाला जा सकता था? देखिए रिपोर्ट। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ इसी तरह से शुक्रवार को एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरी थी। जब इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया होगा तो विमान के अंदर बैठे 191 लोगों ने राहत की सांस ली होगी।
क्योंकि ये विमान मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर हिंदुस्तान लौट रहा था। लगभग 4 घंटे की उड़ान के बाद जब विमान कोझिकोड के आसमान में पहुंचा तो उस वक्त भी सब कुछ ठीक था। अंदर बैठे यात्री विमान के लैंड करने का इंतजार कर रहे थे और कोझिकोड में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। शाम को 7:41 पर विमान रनवे पर उतरा और आगे की ओर बढ़ने लगा। तेज बारिश की वजह से पायलट को विमान कंट्रोल करने में परेशानी होने लगी और विमान रनवे को क्रॉस कर गया। देखा कि ऊपर से एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक फ्लाइट डिसबैलेंस होकर नीचे पैरामीटर वॉल की तरफ, पैरामीटर रोड की तरफ नीचे गिर रहा है। तभी मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया। तब तक वो नीचे गिर चुका था। मैंने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया, शिफ्ट आईसी को इन्फॉर्म किया और सर लाइन मेंबर्स के लिए बीएचएम को लाइन में कॉल किया। उसके बाद अथॉरिटी का हमारा क्यूआरटी और फायर और सर लाइन मेंबर्स रेस्क्यू के लिए आ गए। मात्र चश्मदीद ये सीआईएसएफ के जवान हैं जो उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे। हादसे के तुरंत बाद सबसे पहले कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और फिर शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। कोझिकोड के रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे सराहनीय बात यह रही कि हादसे की खबर सुनते ही यहाँ के स्थानीय लोग एयरपोर्ट पहुंचे और अपनी गाड़ियों से लोगों को अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में 2 पायलट्स की मौत हो गई, जिसमें से को पायलट अखिलेश मिश्रा उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले थे। हादसे की खबर जब अखिलेश के परिजनों को लगी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। शादी को लगभग 2 साल पूरे होने को हैं। पहले बच्चे की डिलीवरी होनी है, उसके 15-20 दिन के आसपास का टाइम है। टोटल 4 भाई बहन हैं ये, जिनमें अखिलेश भैया दूसरे नंबर के हैं, सबसे बड़ी बहन है और 2 छोटे भाई हैं। अखिलेश मिश्रा की अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी। पत्नी प्रेग्नेंट है, घर में बूढ़े माँ बाप हैं और बहन की शादी करना बाकी है। साल 2017 में ही अखिलेश ने एयर इंडिया में बतौर पायलट ज्वाइन किया था, लेकिन अब वो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जो फोन आया था वो ऐसे आया था कि हालत सीरियस है, कोई 2 लोग आ जाएं। फिर वहाँ गए, बाद में पता चला कि वहाँ के जो भी फॉर्मेलिटी हैं उनके हिसाब से चल रहा है। लगभग शाम तक मान सकते हैं, शाम तक मिल जाए। ये विमान हादसा किन वजहों से हुआ, इसकी जानकारी तभी सामने आएगी जब कॉकपिट की और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जांच की जाएगी। लेकिन अभी भी एक एक करके उन वजहों के बारे में आपको बताते हैं जो इस हादसे की संभावित कारण हो सकते हैं। कोझिकोड हादसे की सिर्फ 3 वजहों के बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहली वजह टेबल टॉप रनवे को बताया जा रहा है। टेबल टॉप रनवे का मतलब यह है कि एक ऐसा रनवे जो टेबल की तरह की ऊंचाई पर बनाया गया हो। इस तरह के रनवे पहाड़ों पर बनाए जाते हैं और इस रनवे की लंबाई मैदानी रनवे से कम होती है। 9000 फीट किसी भी बड़े विमान को उतरने के लिए पर्याप्त है। ये तो दुर्घटना है, किस परिस्थिति में कैसे हुआ, और ये टिप्पणी करना कि ये कमी है वो कमी है। टेबल टॉप रनवेज तो पूरे कोयम्बटूर में भी है, लेकिन यहाँ सतर्कता अधिक होनी चाहिए। कई बार दुर्घटना गलतियों से भी होता है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ये राजीव प्रताप रूडी हैं, मोदी सरकार में वन मंत्री थे और खुद पायलट भी हैं। राजीव रूडी टेबल टॉप रनवे की थ्योरी को खारिज करते हैं। इनकी माने तो दुनिया भर में इस तरह के रनवे हैं और वहां बड़ी ही आसानी से विमान लैंड और टेक ऑफ करते हैं। जिस वक्त ये विमान कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, वहां बहुत तेज बारिश हो रही थी, रनवे पर पानी भरा था और शायद इसी वजह से विमान रनवे पर उतरते ही कंट्रोल से बाहर निकल गया होगा। पर हवाई पट्टी पर बारिश के समय विंड शेयर होता है, यानी कि मौसम बारिश के साथ साथ हवा की दिशा में हवाई पट्टी पर वायु का दिशा परिवर्तित होता है। उस समय कप्तान विंड शेयर पर काम करते हैं कि इस पर क्या निर्णय लिया है, कहीं विंड शेयर तो नहीं आ गया था लैंडिंग में और दोबारा गो अराउंड करने की परिस्थितियां तो नहीं बन गई थी, क्या उतरने के बाद दोबारा उन्होंने टेक ऑफ करने का प्रयास किया। ये सब टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग उतनी आसान नहीं होती जितनी कि सामान्य रनवे पर होती है। इस तरह की हवाई पट्टी पर लैंड करने के लिए पायलट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और जो पायलट इस विमान को लेकर आ रहे थे उसके कैप्टन दीपक तो एयरफोर्स में फाइटर पायलट भी रह चुके थे, इसलिए पायलट की सूझबूझ और फैसले पर तो सवाल ही नहीं है। देखिए, जिस विमान की हम बात कर रहे हैं ये
NG न्यू जनरेशन 737 है, 10-12 साल पुराना विमान था एयर इंडिया एक्सप्रेस का, और मोटे तौर से विमान बहुत अच्छे हैं। कप्तान भी बहुत कप्तान दीपक और ये सब बहुत अनुभवी कप्तान हैं, फाइटर पायलट रहे हैं, टेस्ट पायलट रहे हैं, इसलिए इनकी क्षमता और कार्य क्षमता पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। हादसे के पीछे की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि जिस वक्त विमान को लैंड करना था तो वहां मौसम खराब था और समुद्र की साइड से भी तेज हवाएं चल रही थी। एयर इंडिया का यह विमान समुद्र की साइड से ही कोझिकोड एयरपोर्ट की ओर बढ़ा था। ये हवाई पट्टी 10 पर अप्रोच, ऐसा बता रहे हैं लोग कि हवाई पट्टी 10 का उपयोग हुआ और ये समुद्र की तरफ से 13 नॉटिकल माइल की तरफ से आए 2600 फीट पर आकर के, और पहले बार उन्होंने गो अराउंड किया। गो अराउंड कप्तान उसी परिस्थिति में करता है जब ILS अप्रोच में उसे एक ऊंचाई के बाद उसे हवाई पट्टी नहीं दिखता है तो गो अराउंड करता है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर पायलट राजीव रूडी कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है जब लैंडिंग के वक्त कुछ परेशानी होती है तो विमान का कैप्टन गो अराउंड करता है, यानी कि दोबारा विमान को हवा में उड़ा देता है और फिर कुछ दूर से वापस लौटकर लैंड करता है। दोबारा जब आकर के उन्होंने प्रयास किया, लैंडिंग की कोशिश की होगी, तेल की स्थिति क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं है, और हो सकता है हवाई पट्टी पर जो टच डाउन जोन है उससे कहीं आगे बढ़ गए हों। हो सकता है टेल विंड उतरते समय कई बार समुद्र की तरफ से, पूंछ की तरफ से हवा मिलता है, ये सब अध्ययन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कप्तानों ने जहाज को रोकने का प्रयास किया, दूसरी बार गो अराउंड करने का प्रयास किया कि नहीं किया इसकी जानकारी नहीं है। कोझिकोड का हादसा गो अराउंड के दौरान ही हुआ। हालांकि विमान के कॉकपिट से हादसे की असल वजह पता चलेगी, लेकिन अभी तक की थ्योरी यही है कि जब पायलट ने रनवे से दोबारा टेक ऑफ की कोशिश की तो विमान उड़ नहीं पाया, करीब 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। पूरा केरला इस दुर्घटना में एकदम शॉक्ड है। 19 लोग का मृत्यु हो चुका है और 14 लोग अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में है। 123 यात्रियों का माइनर इंजरीज है, वो भी अभी ट्रीटमेंट में है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का एक टीम इधर आ चुका है, वो ये दुर्घटना कैसा हो गया और इसके कारण क्या है इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। फिलहाल सिविल एविएशन डिपार्टमेंट अब इस घटना की जांच कर रहा है और इसके सभी पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है ताकि हादसे की असल वजह को जाना जा सके और आगे से इस तरह के हादसों को रोका जा सके। टीम न्यूज़ 18। चलिए इस खबर से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मथुरा में। तो मथुरा में कान्हा के जन्मोत्सव का इंतजार पूरे देश और दुनिया को है। अब की बार भी कान्हा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन कोविड-19 का भी ख्याल रखा गया है। इस बार नटखट नंदलाल की नगरी में कैसे मनाई जाएगी जन्माष्टमी, देखिए रिपोर्ट। मथुरा में नटखट नंदलाल के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर बार की तरह अब की बार भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। आरती श्रृंगार से लेकर भगवान श्री कृष्ण के हर उत्सव का कार्यक्रम होगा, लेकिन कोविड-19 को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस वर्ष व्यवस्था कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रसाद वितरण नहीं होगा। हालांकि श्रद्धालुओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। हर बार की तरह अब की बार भी भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 12 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्म अलौकिक छटा के साथ देश और दुनिया देख सकेगी। जन्मस्थान परिसर में श्रद्धालुओं का पूर्णतः प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जन्म स्थान की जो पूजा अर्चना अन्य कार्यक्रम है उसमें भी हम विगत वर्षों की अपेक्षा लगभग 10% स्टाफ के साथ में ही काम करेंगे। यही नहीं, नटखट नंदलाल के जन्म के साथ ही कान्हा की नगरी के मंदिर ढोल नगाड़ों से गूंजायमान हो उठेंगे। भगवान श्री कृष्ण का 5248वां दिव्य प्राकट्योत्सव जन्मोत्सव दिनांक 12 अगस्त 2020 को भगवान श्री कृष्ण की पुण्य जन्मभूमि पर बहुत ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। मंदिर के पदाधिकारियों का कहना है कि नंदलाल के जन्मोत्सव को टीवी पर सीधा प्रसारण के जरिए श्रद्धालु देख सकते हैं। इसलिए कन्हैया के प्रेमियों से अपील है
कि घर में ही ब्रजनंदन की पूजा करें और मथुरा के नंदलाल का दर्शन करें। 12 बजे भगवान के प्राकट्य के साथ ही भगवान की प्राकट्य आरती शुरू हो जाएगी और संपूर्ण मंदिर परिसर ढोल, नगाड़े, मृदंग, मजीरे और शंख ध्वनि से गुंजायमान हो उठेगा। इस बार जन्माष्टमी के पावन पर्व पर देवकी नंदन को परंपरा और मर्यादा के मुताबिक पुष्प दंत पोशाक से सुसज्जित किया जाएगा। अपने घर में आनंद उत्सव मनाएं, भगवान का प्राकट्य करें, धूप दीप जलाएं, भगवान को भोग लगाएं और जन्मभूमि पर होने वाले कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखकर उस आनंद को प्राप्त करें। मथुरा की जन्माष्टमी में सबसे खास बात यह है कि इस बार द्वारकाधीश पूर्णेंदु कुंज बंगले में विराजमान होकर मनोहारी स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। इसलिए इस बंगले को अलौकिक रूप से सजाया जा रहा है। इस विशेष पुण्य दिवस पर ठाकुर जी पुष्प व्रंत पोशाक को धारण करेंगे। भगवान के दिव्य जन्मभूमि को भव्य प्रकाश से सुसज्जित किया जाएगा और इस वर्ष भगवान पूर्णेंदु कुंज पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। आरती, श्रृंगार, दर्शन के बाद भगवान श्री कृष्ण मंदिर के पट रात 1 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। भगवान की श्रृंगार और श्रृंगार आरती होगी और शयन आरती के उपरांत रात्रि 1 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। जाहिर है श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर बार की तरह इस बार भी अलौकिक छटा को बिखेरेगा, लेकिन नंद के घर आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की जैसे जयकारों की गूंज की कमी महसूस होगी। मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। और 12 अगस्त को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम को भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम रात 11 बजे गणेश नवग्रह पूजन से पूजा की शुरुआत होगी। इसके बाद गणेश पूजन के बाद भगवान का पुष्प अर्चन किया जाएगा और इसका लाइव प्रसारण भी होगा क्योंकि कोविड काल है, लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। पुष्प अर्चन के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे थोड़ी देर के लिए। रात करीब 11:55 पर दोबारा से कपाट खोले जाएंगे और फिर इसके साथ ही रात 12 बजे जन्म होगा भगवान श्री कृष्ण का और उनकी आरती होगी। और ढोल नगाड़ों के साथ भगवान की भव्य आरती होगी जैसा हर साल हम देखते हैं। हालांकि लोग वहां पर नहीं होंगे, लेकिन जो एक कार्यक्रम होता है पूजा का वो पूरी तरह से उस मंदिर में निभाया जाएगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।